जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की। देखिए ये हमने जरूर लगा रखा है कि यूपी ट्रिपल एस सी पिट के लिए है, मगर ये क्लास हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको इस तरह की क्लास पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ऐसी चीज़ें इसमें मिलेंगी जिसको आप देखने के बाद हाँ आपको यकीन होगा कि हाँ सच में ऐसी क्लास आपने आज तक नहीं देखी होगी। ठीक है, देखिए इसमें हम क्या क्या देखेंगे, मतलब कि जो जनगणना है उसके बारे में देख लेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेंगे, जो करंट के क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से संबंधित उनको हम काफ़ी हद तक कवर कर लेंगे, और दोस्तों कम से कम 75 क्वेश्चन तक दोस्तों हम वन लाइनर भी देख लेंगे जो कि आपके एग्जाम में मतलब पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन हम देखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पूरी मैराथन क्लास होगी आज की, जितना समय लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप पूरा वीडियो देखिएगा, इसके बाद आपको शायद ही शायद कोई दिक्कत उत्तर प्रदेश स्पेशल से होने वाली हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो सारी की सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, और उससे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों कि हमारी एक 12 घंटे की महामैराथन क्लास भी है, इसी हमने डाल दी पहले से ही। ठीक है, और दोस्तों उसे जाके जरूर देखिएगा, उसमें हमने संपूर्ण हिंदी भाषा का इतिहास, संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास और इनकी जो बोलियां हैं उनके बारे में, और हिंदी के प्रथम कवि कौन है, इस तरीके की भी बहुत सारी चीज़ें और सभी प्रकार के पुरस्कार हमने इसमें शामिल किए हैं, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्ध होगी। उसके अलावा दोस्तों हमने तय किया है कि जो दोस्तों 50,000 सब्सक्राइबर के उपलक्ष्य में दोस्तों हमने सोचा है कि संपूर्ण हिंदी हम समाप्त कर देंगे मात्र 3 क्लास में। क्या मात्र 3 क्लास में, जिसकी हमने पहली क्लास हमने डाल दी है, दूसरी क्लास भी जल्द ही आने वाली है, उसके बाद तीसरी क्लास आएगी। मतलब 3 क्लास अगर आप देख लेते तो किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए तो देखिए एक बार आपसे फिर कह दे रहे हैं कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, एक ही नज़र में क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए अगर बात करते हैं प्रदेश की जनसंख्या कितनी दोस्तों, तो वो हम आपको बताने वाले हैं कितनी जनसंख्या है। तो दोस्तों कितनी है, 19,98,12,341 जनसंख्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। देखिए ये क्या है, हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब आपको पता है 2021 में होनी है, जनगणना चल रही है, जब नए डाटा आएंगे तब देखा जाएगा। ठीक है, तो अगर देखिए तो क्या है, कितनी जनसंख्या है दोस्तों, 19,98,12,341। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं पूरे देश के कितने परसेंट जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो पूरे भारत देश की 16.51 यानी 16.5% जनसंख्या क्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए हमारी जो उत्तर प्रदेश जनसंख्या इतनी ज्यादा है दोस्तों कि अगर इसको हम एक देश बना दें, क्या अगर हम भारत से काटकर एक देश बना दें तब भी ये दोस्तों जनसंख्या के मामले में 5वां सबसे बड़ा देश बन जाएगा। देखिए अगर हम इसको एक देश बना देते हैं उत्तर प्रदेश को दोस्तों, तो विश्व में देखिए इससे बड़े केवल जनसंख्या में केवल 4 ही देश होंगे। एक तो चीन हो जाएगा, एक अपना भारत भी रहेगा, और तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, 5वें पे एक उत्तर प्रदेश स्वयं आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा जनसंख्या है, यानी कि हम 5वें नंबर पे आ जाएंगे अगर उत्तर प्रदेश को एक देश मान लिया जाए जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, आप देखिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो जनसंख्या की दृष्टि से किस स्थान पे दोस्तों, तो पहले स्थान पे है। ठीक है, अब देखिए हम टॉप 5 देख लेते हैं कि जनसंख्या के स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से टॉप 5 राज्य कौन से, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है, उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में है, फिर बिहार पे है, फिर बंगाल में है, और फिर मध्य प्रदेश। तो 5वें स्थान पे कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो टॉप 5 आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आपको पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है दोस्तों, तो चौथा स्थान है। कौन सा है, चौथा है। तो किसके किसके बाद है, तो ये भी याद रखें, सबसे पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है, फिर उसके बाद आपका मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर चौथे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि पे कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों पुरुषों की संख्या कितनी है, ठीक है, और कितनी महिलाओं की है, तो इसके बारे में बात करने वाले दोस्तों। तो कितनी पुरुष की संख्या, जनसंख्या कितनी दोस्तों, 10,44,80,510, यानी कि दोस्तों अगर बात कर ले तो कितने परसेंट पुरुष हैं उत्तर प्रदेश में, तो 52.29%। कितने, 52.29% पुरुष जनसंख्या है, और वहीं 47.71% क्या महिला जनसंख्या है। ठीक, तो ये चीज हम याद रख लेंगे। 9,53,31,831 दोस्तों महिला हैं, तो यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो 52
47.29% पुरुष हैं और 47.71% क्या है, महिलाएं हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों कुल ग्रामीण आबादी कितनी है दोस्तों, तो इसको ग्रामीण कर लेना, तो कितने लोग ग्रामीण में मतलब गांव में निवास करते हैं, तो 77.73% गांव में निवास करते हैं। और शहरी आबादी कुल कितनी है, तो 22.27% लोग शहर में निवास करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की दृष्टि से। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या खास है दोस्तों। अगर बात करते हैं औसत जनघनत्व, तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि औसत जनघनत्व कितना है दोस्तों, तो आपको बता दें 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि देखिए कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये देखा जाता है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। ठीक है, उसका फिर औसत निकाल, देखिए कहीं का ज्यादा होगा कहीं कम होगा। अगर टोटल औसत निकाले दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में ऐसे पता चलता है कि 829 व्यक्ति 1 किलोमीटर के अंतर्गत निवास करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए हम बात करते हैं चारों तरफ उत्तर प्रदेश, जैसे मान लिया पूरा उत्तर प्रदेश दोस्तों, तो इसके सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो दोस्तों पूर्वी जिला क्या है, बलिया। तो याद रखेंगे ये यहाँ पे क्या पड़ता है दोस्तों, सबसे पूर्व में बलिया पड़ता है, जो कि दोस्तों बिहार से अपनी सीमा साझा करता है दोस्तों। ठीक है, देखिए पूर्व में कौन सा उत्तर प्रदेश, तो बिहार है, तो बिहार से लगता है आपका बलिया दोस्तों। फिर देखिए पश्चिम में कौन सा है, शामली दोस्तों पड़ता है, कौन सा है, शामली है, और ये हरियाणा से टच करता है। शामली आपको पता होगा दोस्तों, शामली के बारे में, ये हरियाणा को टच करता है। ठीक है, तो उत्तरी कौन, सबसे पश्चिमी कौन सा जिला, तो शामली है। अब देखिए सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो दोस्तों सहारनपुर है, आपको पता होगा कौन सा है, सहारनपुर है। ठीक है, देखिए यहां पे पड़ता है आपका सहारनपुर सबसे ऊपर। ठीक है, और सहारनपुर को याद रखेंगे 3 राज्यों को छूता है, किसको दोस्तों, 3 राज्यों को छूने वाला ये आपका क्या है, सहारनपुर है। ठीक है, और ये सबसे उत्तरी जिला है, आपको ये भी पता होगा। ठीक है, चलिए और सबसे दक्षिणी जिले की बात कर ले दोस्तों, तो सोनभद्र है, क्या, सोनभद्र। और सोनभद्र पूरे भारत का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है दोस्तों। कितने राज्यों को, 4 राज्यों को। तो दोस्तों पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है, पश्चिमी शामली है, उत्तरी सहारनपुर और दक्षिणी क्या है, सोनभद्र। तो एक चीज और क्वेश्चन आपको पूछा था कि तीनों तरफ मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो दोस्तों ललितपुर। ठीक है, मतलब ऐसा है, आपको आप नक्शे में देख सकते हैं, ये तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा होता है। ये जैसे श्रीलंका भारत से लटका हुआ मिलता है, उसी तरह से ये भी समझ लीजिए कि लटका हुआ दिखता है। और एक क्वेश्चन और आप याद रख लेना कि सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो ललितपुर ही है दोस्तों। ये केवल और केवल एक जिला से जुड़ा हुआ है अपने उत्तर प्रदेश के, बाकी तीनों तरफ से आपको पता है मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है दोस्तों। और किससे स्पर्श करता, तो ये एकमात्र जिला झांसी से स्पर्श करता है। ठीक है, और दोस्तों अब देखिए सबसे कम जिला से स्पर्श करने वाला हमने देख लिया। अब सबसे ज्यादा जिलों को कौन स्पर्श करता है दोस्तों, बदायूं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए जो विशेष चीजें हैं दोस्तों, यहां से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप, ये सारी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, या फिर हम बात बता देंगे कि इसकी पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए ये विशेष चीजें होंगी क्या है, और सर्वाधिक कहां पे हैं और न्यूनतम कहां पे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको बताना नहीं पड़े, तो इसको आप समझ लीजिएगा अपने आप से। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या कहां है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो प्रयागराज। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां, प्रयागराज में बहुत बार पूछा गया है। और सबसे कम जनसंख्या कहां है, तो महोबा में। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है, किस जिले में है उत्तर प्रदेश के, तो प्रयागराज में। सबसे कम जनसंख्या कहां है, तो महोबा में। वही बात करते हैं जनघनत्व की दोस्तों, सबसे ज्यादा लोग मतलब रहते कहां पे, मतलब 1 किलोमीटर के अंतर्गत सबसे ज्यादा लोग कहां रहते हैं, तो गाजियाबाद में। और सबसे कम लोग कहां पाए जाते हैं दोस्तों, ललितपुर में। अभी हमने बताया ललितपुर तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं पढ़े लिखे में। साक्षरता सबसे ज्यादा कहां की है, तो गौतम बुद्ध नगर की है। और सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहां है, तो श्रावस्ती में। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि सबसे अशिक्षित जिला कौन सा है, तो श्रावस्ती है। सबसे ज्यादा शिक्षित जिला कौन सा है, सर्वाधिक शिक्षित जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, महिलाओं का पूछ लिया था, पुरुषों का अलग अलग पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए अगर बात करते हैं महिलाएं सबसे ज्यादा किस जिले की साक्षर हैं, तो वो है आपका कानपुर जिला। कहां है, कानपुर जिला दोस्तों। कानपुर जिले की महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब सबसे ज्यादा कम पढ़ी लिखी महिलाएं कहां की हैं, मतलब सबसे ज्यादा न्यूनतम पढ़ी लिखी कहां की हैं, या फिर निरक्षर सबसे ज्यादा कहां की हैं, तो श्रावस्ती की हैं। देखिए सबसे अगर कम पढ़े लिखे की बात करेंगे तो तीनों स्तर पे क्या, श्रावस्ती ही आएगा। अगर पुरुष की बात करते हैं दोस्तों, तो गौतम बुद्ध नगर। देखिए अगर टोटल दोनों देखते हैं तो भी गौतम बुद्ध होगा, और पुरुष की बात करते हैं तो गौतम भाई सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक, तो याद रख लेंगे गौतम भाई सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और श्रावस्ती दोस्तों ये सबसे कम पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, तो श्रावस्ती में पुरुष भी सबसे कम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अब लिंगानुपात की बात करते हैं दोस्तों।
ठीक है। लिंगानुपात की बात करते हैं यहां पे, मतलब क्या होता है लिंगानुपात, क्या होता है दोस्तों कि पर 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं दोस्तों। तो सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का है, जौनपुर का है। और सबसे कम लिंगानुपात कहां है दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर में, मतलब कि लड़कों की संख्या के बराबर लड़कियां बहुत कम है। ठीक है, चलिए अब शिशु लिंगानुपात की बात करें छोटे बच्चों की, दोस्तों सबसे ज्यादा कहां का है, बलरामपुर का, और सबसे कम कहां का है, बागपत जिले का। ठीक है, और दोस्तों अगर बात करते हैं एससी आबादी सर्वाधिक कहां की है, तो दोस्तों सीतापुर में सबसे ज्यादा एससी आबादी है दोस्तों। देखिए एससी कैसे याद करेंगे, सीता याद कर लेंगे ना, तो सीतापुर में सबसे ज्यादा है, और दोस्तों बागपत में सबसे कम एससी आबादी है। ठीक है, वही दोस्तों अगर बात कर ले प्रतिशत में, दोस्तों एसटी आबादी की बात कर ले, तो सबसे ज्यादा एसटी आबादी कहां है दोस्तों, जनजाति जो बोलते हैं ना, तो एसटी आबादी सबसे ज्यादा कहां है, तो सोनभद्र में है, और सबसे कम कहां है एसटी आबादी दोस्तों, तो बागपत में है। ठीक है, और वहीं दोस्तों अगर हम एससी आबादी बात कर लेते हैं परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज में सबसे ज्यादा कहां, देखिए दो चीजें पूछ जाएंगी, सबसे ज्यादा एससी आबादी कहां है, फिर पूछ ले कि सबसे ज्यादा परसेंटेज में कहां है एससी आबादी, प्रतिशत में सबसे ज्यादा एससी आबादी कहां है, तो कौशाम्बी बता देना कितने परसेंट है, तो 34.72% एसटी दोस्तों एससी हैं अपने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में। ठीक है, और बागपत में सबसे कम है कितने, 11.44%। ठीक है, और वहीं एसटी परसेंट की बात करते हैं, सबसे ज्यादा कहां है परसेंटेज के हिसाब से दोस्तों, एसटी देखिए परसेंटेज में वही है, और दोस्तों ऐसे भी वहीं पे है दोनों जगह। ठीक है, देखिए सोनभद्र में ऐसे भी आबादी ज्यादा है और परसेंटेज भी ज्यादा, कितनी परसेंट है, तो 20.67%, और बागपत में कितना है दोस्तों, 0.001%। ठीक है, तो बागपत में सबसे कम एसटी परसेंटेज है। ठीक है, अब बात करते हैं जीडीपी के मामले में दोस्तों, तो सबसे ज्यादा जीडीपी किसकी है दोस्तों, तो नोएडा सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान देता है, और सबसे कम दोस्तों बलरामपुर। ठीक है, क्या बलरामपुर सबसे कम देता है। अगर हम मुस्लिम आबादी की बात कर ले दोस्तों, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कहां की है, रामपुर। दोस्तों आपको पता होगा ना, रामपुर के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, आजम खान के बारे में जानते होंगे, ठीक, उन्हीं का क्षेत्र है। और दोस्तों ललितपुर में सबसे कम मुसलमान है दोस्तों, और ललितपुर का आपको पता होगा सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है, केवल और केवल एकमात्र जिला को स्पर्श करता है। और ललितपुर की खास बात क्या है कि यहाँ पे सबसे कम मुस्लिम आबादी है, और दूसरी चीज क्या है दोस्तों कि ललितपुर तीनों तरफ से क्या, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, अब अगर बात करें सबसे बड़ा जिला कौन सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है, और दोस्तों सबसे छोटा जिला कौन सा, तो हापुड़ सबसे छोटा जिला है। तो ये हमने देख लिया है उत्तर प्रदेश की जो विशेष चीजें हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे थोड़ा सा करंट अफेयर चीजें, जो कि आपके एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती है, आपके किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों, जरूर नहीं कि आपके केवल और केवल यूपी SSC पेड के लिए हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों ऐसी क्लास हैं। तो ऐसे तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि एनिमल वार मेमोरियल दोस्तों, ठीक है, जानवरों के लिए वार मेमोरियल कहां खोला जाएगा, तो मेरठ में बनेगा। ठीक है, याद रखेंगे। और मेरठ को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कैंची नगरी, क्रांति नगरी, और खेल का सामान सर्वाधिक कहां का फेमस है, तो मेरठ का ही फेमस है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे मेरठ का क्या है दोस्तों, क्या बनेगा मेरठ में, तो एनिमल वार मेमोरियल दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां खोला जा रहा है, तो कुशीनगर। ठीक है, याद रखेंगे। और कुशीनगर का दोस्तों एक हवाई अड्डा है, कसिया हवाई अड्डा, उसे भी दोस्तों अंतरराष्ट्रीय घोषित कर दिया गया है। तो याद रखेंगे ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां, कुशीनगर में दोस्तों। ठीक है, और आपको पता है कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, अगला है आयुष विश्वविद्यालय कहां खोला जा रहा है दोस्तों, तो गोरखपुर में। कहां दोस्तों, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय खोला जा रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कि पुलिस व विधि विज्ञान विश्वविद्यालय कहां खोला जा रहा है दोस्तों, तो लखनऊ में खोला जा रहा है। कौन सा, पुलिस व विधि विज्ञान विश्वविद्यालय दोस्तों। ठीक है, तो याद रखें, देखिए दोनों कंफ्यूजन वाले हैं कि राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहां खोला जा रहा है, तो गृह मंत्रालय के सहयोग से दोस्तों नोएडा में खोला जा रहा है। देखिए दोनों पुलिस से संबंधित, मगर इसमें क्या है, पुलिस और विधि कानून संबंधित, ठीक, विज्ञान संबंधित चीजें बताई जाएंगी। दो लखनऊ में दोस्तों, अगर राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय पूछे तो नोएडा बता देना। ठीक है, चलिए अब देखिए कि उत्तर प्रदेश का पहला दोस्तों गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां खोला जा रहा है दोस्तों, महाराजगंज में। कहां दोस्तों, उत्तर प्रदेश का गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां खोला रहा है, महाराजगंज में। और सबसे पहले तो दोस्तों हरियाणा में खोला गया। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। तो कहां दोस्तों, महाराजगंज जिले में। ठीक है, अगला है दोस्तों हाथी अस्पताल दोस्तों, तो मथुरा, आपको पता ही होगा हाथी अस्पताल मथुरा। और दोस्तों मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, और दोस्तों गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो ये चीजें भी आप अपने आप से समझते रहेंगे। और मथुरा में दोस्तों सबसे ज्यादा मेला भी लगते हैं, और सबसे कम मेला कहां लगते हैं, तो पीलीभीत में। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा मेला मथुरा और सबसे कम मेला पीलीभीत। ठीक है, चलिए अगला है कि रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र कहां है दोस्तों,
रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? तो बाराबंकी। ठीक है, और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये करंट के क्वेश्चन सारे के सारे करंट के क्वेश्चन दोस्तों। और जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बाराबंकी में ही दोस्तों। ठीक है, दोनों चीजें बाराबंकी से हैं। और सराही पक्षी विहार दोस्तों भी नवीनतम पक्षी विहार घोषित किया गया इससे, तो ये भी कहाँ है दोस्तों? बाराबंकी में। एक चीज और बाराबंकी से याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या अफीम की खेती भी होती है। क्या? अफीम की खेती। अब दोस्तों आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अफीम की फैक्ट्री कहाँ है अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये देखिए अफीम खेती कहाँ? बाराबंकी में। और अफीम की फैक्ट्री कहाँ है वो आपको कमेंट करके हमें बताना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान दोस्तों कहाँ है? तो गोरखपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? गोरखपुर में। कौन सा? अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान दोस्तों अभी हाल ही में खोला गया, तो याद रखेंगे। ठीक है, गोरखपुर में खोला गया। और ये तीसरा प्राणी उद्यान होगा दोस्तों। एक आपको पता है नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ में है। ठीक है, और एलन फॉरेस्ट दोस्तों कानपुर में। तीसरा खोला गया प्राणी उद्यान गोरखपुर में। अगला है एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ है दोस्तों? तो लखनऊ में पड़ेगा। ठीक है, लखनऊ में बन रहा है। कैलाश मानसरोवर भवन कहाँ बन रहा है? तो गाजियाबाद में दोस्तों। और टेक्सटाइल पार्क कहां बनाया जा रहा है दोस्तों? तो कहां पर? बरेली के फतेहगंज में दोस्तों, फतेहगंज पश्चिमी में दोस्तों। ठीक है, वहीं बात कर ले फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहां खोला गया दोस्तों? देखिए एक फ्लैट जैसा बनाया जाएगा दोस्तों और वहां पे 68 फैक्ट्रियां लगेंगी दोस्तों। ये कहां पर? तो आगरा में। क्या? आगरा में दोस्तों। वहीं बात कर लें कि वेबले एंड स्कॉट रिवॉल्वर कहां बनेगी दोस्तों? तो हरदोई में एक जिला पड़ता है संडीला दोस्तों, वहां पर वेबले एंड स्कॉट रिवॉल्वर की फैक्ट्री डलेगी, वहीं पे बनेंगे दोस्तों। अगला है मल्टी मॉडल टर्मिनल दोस्तों कहां है? तो वाराणसी में विकसित किया गया। देखिए मल्टी मॉडल क्या होता है? जहां पे दोस्तों तीनों चीजों का समागम हो जाए, चाहे जल थल वायु, है ना, तीनों सेना मतलब तीनों चीजें वहां पर आके रुके दोस्तों। जैसे कि बस हो गया, ट्रेन हो गया और एरोप्लेन हो गया, तो इस तरह की चीजें आप समझ सकते हैं। जल का भी दोस्तों, तो ये सब चीजें उसको मल्टी मॉडल मतलब हर एक तरीके से। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों भगवत गीता अध्ययन अनुसंधान संस्थान कहां खोला जाएगा? तो मथुरा में दोस्तों। ये चीज याद रखेंगे, भगवत गीता अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहां? मथुरा में। वहीं बात कर ले क्षेत्रीय रेल सेवा दोस्तों, क्षेत्रीय रैपिड रेल सेवा दोस्तों, ये भारत की एक प्रकार की बहुत ही अच्छी रेल है दोस्तों। ठीक है, और ये सबसे पहले कहां खोला गया? तो मेरठ से दोस्तों। कहां से? दिल्ली से दोस्तों चलेगी मेरठ तक। ठीक है, और इसके बीच में गाजियाबाद भी पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों देखते हैं कि प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र कहां लगाया गया? तो मथुरा में ही लगाया गया दोस्तों। मथुरा याद रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट दोस्तों, ऑटोमेटिक मिल्क प्लांट कहां लगाया गया? तो ये भी आपका मथुरा में ही लगाया गया है दोस्तों। क्या? ये भी आपके श्री कृष्ण नगरी, आपको पता मिल्क से श्री कृष्ण तो बहुत जन्मों का नाता था दोस्तों, वहां कहां? तो मथुरा में ही लगाया गया। वहीं बात करते हैं प्लास्टिक से बना सबसे बड़ा चरखा कौन सा दोस्तों? तो कहां पर बनाया गया प्लास्टिक से सबसे बड़ा चरखा? बनाया गया दोस्तों प्रदेश का तो नोएडा में स्थित है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वही बात कर ले दोस्तों मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज कहां बन रहा है दोस्तों? तो इटावा में इसको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अगला है वैदिक सिटी कहां विकसित की जा रही है दोस्तों? गढ़ मुक्तेश्वर आपको पता है हापुड़ में पड़ता है, वहां पर वैदिक सिटी विकसित की जा रही है। और दोस्तों हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहां विकसित की जाएगी दोस्तों? तो गौतम बुद्ध नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है कॉर्पोरेट एक्सपो मार्ट कहां खोला जा रहा है दोस्तों? तो भदोही में। कहां दोस्तों? भदोही, जिसे संत कबीर नगर के नाम से भी जानते हैं, संत रविदास नगर के नाम से। ठीक है, चलिए अगला है पहला हेल्थ एटीएम कहां खोला जाएगा दोस्तों? तो कहां खोला गया सबसे पहला हेल्थ एटीएम? कहां खोला गया? तो लखनऊ रेलवे स्टेशन में दोस्तों। कहां पर? लखनऊ रेलवे स्टेशन में दोस्तों। तो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे दोस्तों, ये कलेक्शन आपको बहुत प्यारे लगे होंगे। ठीक है, चलिए एक चीज और इंपॉर्टेंट दोस्तों कि गणतंत्र दिवस आपको पता है कि गणतंत्र दिवस जो मनाया गया था दोस्तों परेड 2021 में दोस्तों झांकी का खिताब किसको मिला है? तो अपने उत्तर प्रदेश दोस्तों। और ये भी पूछ सकते हैं कि इसका थीम क्या था? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत दोस्तों। और इसे दोस्तों पहला स्थान मिला है दोस्तों। ठीक है, प्रथम का खिताब जीता है अपने उत्तर प्रदेश की झांकी ने दोस्तों। ठीक है, और इसका थीम क्या है? अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते दूसरी चीज देख लेते दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि छन्नू लाल मिश्रा। देखिए पूछा जाएगा छन्नू लाल मिश्रा किससे संबंधित है? तो ठुमरी से। ठीक है, किससे? ठुमरी से। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि छन्नू लाल मिश्रा जिन्हें दोस्तों हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, वे किस मतलब घराने संबंधित? तो दोस्तों किससे? बनारस घराने से संबंधित थे दोस्तों। किससे? बनारस घराने से। कौन? छन्नू लाल मिश्रा दोस्तों ठुमरी से संबंधित हैं। ठीक है, और किस घराने से? बनारस के घराने से संबंधित। दोस्तों आप कुछ देखते हैं उत्तर प्रदेश के महोत्सव। क्या? उत्तर प्रदेश के महोत्सव देखते हैं दोस्तों। पूछा जाएगा कि केला महोत्सव का आयोजन कहां किया गया दोस्तों? केला कहां किया गया? कुशीनगर दोस्तों। और कुशीनगर में हमने बताया कि ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया है। और दोस्तों यहीं पर दोस्तों क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी
खोला गया। गुड़ महोत्सव दोस्तों कहां पर, तो लखनऊ में दोस्तों। कहां पर गुड़ महोत्सव कहां मनाया गया, तो लखनऊ में दोस्तों। और स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहां मनाया गया दोस्तों, झांसी में मनाया गया। याद रखेंगे, झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया। उसके अलावा दोस्तों मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट काला नमक चावल महोत्सव कहां मनाया गया, तो दोस्तों एक जिला एक उत्पाद तहत काला नमक चावल को सिद्धार्थनगर का दोस्तों क्या घोषित किया गया, एक जिला एक उत्पाद घोषित किया गया। तो सिद्धार्थनगर में दोस्तों क्या मनाया गया, काला नमक चावल दोस्तों मनाया गया। ठीक, तो ये चीजें आपको एक एक चीज याद रखनी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला है टेराकोटा जीआई टैग किसको दिया गया, टेराकोटा के लिए जीआई टैग किसको दिया गया, तो गोरखपुर को दिया गया। किसको दोस्तों, गोरखपुर को टेराकोटा उत्पाद के लिए जीआई टैग दिया गया। और दोस्तों गोरखपुर का जो टेराकोटा दोस्तों, इसे एक जिला एक उत्पाद के तहत भी गोरखपुर का चुना गया। ठीक है, अगला है वनवासी समागम कहां हुए दोस्तों, तो सोनभद्र। और सोनभद्र के बारे में आप जानते हो सबसे ज्यादा जंगल कहां है, ठीक है, सबसे ज्यादा वन कहां है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, तो सोनभद्र में। ठीक है, चलिए अगला है कि अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव दोस्तों 2021, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2021 कहां मनाया गया दोस्तों, तो गोरखपुर में मनाया गया। अगला है डिफेंस एक्सपो 2020 जो 11वें नंबर का था, इसे कहां आयोजित किया गया, तो लखनऊ में आयोजित किया गया। और बात करते हैं डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट उत्सव कहां मनाया गया दोस्तों, तो कहां पर मनाया गया, तो आपको पता होना चाहिए कहां मनाया गया है, वाराणसी में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए कुछ नियुक्ति देख लेते हैं, क्योंकि नियुक्ति से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहली चीज दोस्तों कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग अध्यक्ष कौन है दोस्तों वर्तमान में, तो दोस्तों विमला बाथम है। याद रखेंगे, विमला बाथम दोस्तों क्या है, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अगली बात कर दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्हें दोस्तों 3 साल के लिए इनका पद बढ़ा दिया गया कोरोना के कारण, तो उनका नाम क्या है, तो ज्ञान प्रकाश नाम है। क्या, ज्ञान प्रकाश नाम है। अगला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो संजय श्रीनेत है। कौन है दोस्तों, संजय श्रीनेत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो बीके नारायण दोस्तों, न्यायमूर्ति बीके नारायण जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो कौन है, जसवंत सैनी है। कौन है दोस्तों, जसवंत सैनी जी है दोस्तों, किसके, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, यानी उत्तर प्रदेश ओबीसी के अध्यक्ष कौन है, जसवंत सैनी दोस्तों। अगला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में दोस्तों, तो कौन है, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी दोस्तों। क्या है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मुनीश्वर नाथ भंडारी जी दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य बन गया जहां पर 3 हवाई पट्टियों को विकसित किया गया। मतलब देखिए हवाई पट्टियां क्या होती है दोस्तों, देखिए कभी भी आपातकालीन समय में दोस्तों मतलब कि सड़क पर यानी कि रोड यानी हाईवे पर दोस्तों एरोप्लेन वगैरह उतारे जा सके दोस्तों, लड़ाकू विमान उतारे जा सके, उसके लिए दोस्तों क्या किया गया है कि रोड पर एक्सप्रेसवे पर क्या बनाया गया, हवाई पट्टी बना दी गई दोस्तों। तो ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश मतलब कि उत्तर देखिए किया तो कई जगह है, मगर दोस्तों उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है अपने आप में कि जहां पर 3 हवाई पट्टियां हो गई हैं। कहां देखते हैं किस किस एक्सप्रेसवे पे है दोस्तों, तो पहला पूर्वांचल एक्सप्रेस सबसे नवीनता अभी, ठीक है, इस पे काम चल रहा था, लखनऊ से दोस्तों जा रहा था है ना, तो ये दोस्तों गाजीपुर की तरफ जा रहा था, यानी कि पूर्वांचल मतलब पूरा को जोड़ेगा। ठीक है, पूर्वांचल क्षेत्र को जोड़ेगा। दोस्तों कहां पर है इसमें जो हवाई पट्टी कहां पर है, किसके बीच में, तो कुरेभार सुल्तानपुर के निकट हवाई पट्टी बनाई गई है। ठीक है, दूसरा दोस्तों दूसरा हवाई पट्टी दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे पर भी है, मथुरा के निकट बनाया गया है। ठीक है, और तीसरा दोस्तों लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भी है, यानी उन्नाव के निकट ये पट्टी बनाई गई दोस्तों। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला एकमात्र राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। दोस्तों इससे पहले आपको बता दें केरल में 3 हवाई अड्डे थे अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश ने 5 हवाई अड्डे विकसित कर लिए, तो ये आपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम अगर बात करें कौन कौन से हैं, देखिए पहला है लखनऊ का जिसका नाम क्या है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अमौसी। ठीक है, दूसरा है वाराणसी का दोस्तों जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बाबतपुर। तीसरा है कुशीनगर का दोस्तों कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जिसको कसिया के नाम से जानते हैं। चौथा दोस्तों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको जेवर के नाम से, और दोस्तों इसका जो लोगो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोगो दोस्तों वो जो आपने उत्तर प्रदेश का जो पक्षी है दोस्तों सारस, तो
उसी सारस का लोगो बनाया गया। ठीक है, तो इसके लोगो कैसा सारस है। ठीक है, चलिए अब पांचवा दोस्तों आपको पता है अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है दोस्तों 251 मीटर की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्व की बनेगी राम जी की। ठीक है, तो वहां के लिए दोस्तों एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत थी दोस्तों, उसे भी बनाया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के नाम से दोस्तों अयोध्या में बनाया जा रहा है। ठीक है, बोलो श्री रामचंद्र की जय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां तक आपने देख लिया। अब कुछ हम देखते हैं नदियों के प्रवेश दोस्तों। नदियों का किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है दोस्तों। पहली चीज है गंगा, ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। ये कहां से प्रवेश करती है, बिजनौर से। ठीक है, आप समझेंगे। देखिए उत्तराखंड से निकलती है गंगोत्री से। तो दोस्तों ये अब बात करें उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर मान लिया उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है दोस्तों, तो बिजनौर से। और आपको बता दें, अगर क्वेश्चन पूछ लें कि उत्तर प्रदेश में जो ये गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है, तो 28 जिलों से होकर बहती है। वहीं यमुना की बात कर लें तो सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है दोस्तों। सहारनपुर क्या है, सबसे उत्तरी जिला है, तो वहीं से प्रवेश करती है। ठीक है, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है दोस्तों, सहारनपुर से। ठीक है, 19 जिलों इसके किनारे बसे हैं। किसके, यमुना नदी किनारे 19 जिले बसे हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है रामगंगा कहां से निकलती है दोस्तों, कहां से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में दोस्तों, बिजनौर से। ठीक, गंडक नदी दोस्तों कहां से प्रवेश करती है, तो महाराजगंज से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। वहीं बात कर ले शारदा नदी की दोस्तों। देखिए शारदा नहर अलग है, नदी अलग है। ठीक है, तो शारदा नदी तो दोस्तों ये पीलीभीत से दोस्तों प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। और चंबल नदी दोस्तों कहां से, आगरा से प्रवेश करती है दोस्तों। ठीक है, चंबल नदी कहां से, आगरा से प्रवेश करती है दोस्तों। चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है, आपको पता होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। दोस्तों सोन नदी की बात करते हैं, तो सोन नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से ही प्रवेश करती है और सोनभद्र से ही उत्तर प्रदेश से बाहर भी निकल जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आपने देख लिया है। चलिए आगे देखते दोस्तों। अब देखिए हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछाते हैं, यानी हम वन लाइनर क्वेश्चन सकते हैं, जो कि 75 क्वेश्चन होंगे, टॉप क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में पूछा था। चलिए शुरू करते हैं इन 75 क्वेश्चन को दोस्तों। एक बार बोल दें कि दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। ठीक, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है, हमने ये वीडियो मतलब कि स्पेशल बनाया है पेड के लिए, क्योंकि अगर आप इसे देख लेते तो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। चलिए शुरू करते हैं टॉप 75 क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते हैं, इसीलिए हमने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। आप उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम का पेपर दिखाएंगे, उठा के देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा। ठीक है, कि प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश का पड़ा। देखिए अपने जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश है दोस्तों, इसका नाम उत्तर प्रदेश का पड़ा है तो 24 जनवरी 1950। क्या 24 जनवरी 1950 दोस्तों आपको पता है इसी दिन दोस्तों क्या किया गया था, हमारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ठीक, इन सभी को स्वीकार भी किया गया था। ठीक है, तो आपको याद भी होगा। तो कब दोस्तों, 24 जनवरी 1950 दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। ठीक है, पहले इसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं था, समझिएगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब किया गया दोस्तों। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के जो 13 पहाड़ी इलाके थे दोस्तों, पर्वतीय इलाके थे, उनको उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड बना दिया गया। कब बनाया गया, 9 नवंबर दोस्तों, 9 नवंबर 2000 को दोस्तों उत्तर प्रदेश से काट के, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट के, पर्वतीय पहाड़ी जिलों को काट कर दोस्तों उत्तराखंड राज्य बना दिया गया। और उस समय दोस्तों उसका नाम उत्तरांचल था। ठीक है, उत्तराखंड नाम दोस्तों 2005-6 में पड़ा इसका। तो याद रखेंगे जब काटा गया था 9 नवंबर 2000 को, तो इसका नाम क्या था, उत्तरांचल नाम था। आप सुने भी होंगे दोस्तों, फिर इसका नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया बाद में। ठीक है, चलिए उत्तरांचल मतलब उत्तर का अंचल दोस्तों, उत्तर का अंचल मतलब का क्षेत्र। ठीक है, अब दोस्तों उत्तराखंड मतलब उत्तर का खंड हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा नंबर क्या है कि हिंदी भाषा को सभी कार्यालयों में अनिवार्य किया गया दोस्तों। ये चीजें याद रखिएगा, आप गलत मत करिएगा कि दोस्तों आप गलत कर दो। ठीक है, कि 14 सितंबर 1949 दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और बात करते हैं दोस्तों हिंदी भाषा को सभी कार्यालयों में कब लागू किया गया, मतलब कि उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में कहा गया कि हिंदी में काम होंगे दोस्तों, अनिवार्य कर दिया गया। ये कब किया गया, तो 26 जनवरी 1968। देखिए 1968, ये क्वेश्चन आपको यूपीपी में आया था और लगभग बच्चों ने गलत किया था। ठीक है, चलिए, और ये क्वेश्चन तो दोस्तों एवरग्रीन है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी है दोस्तों, कब घोषित की गई है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का दूसरी राजभाषा क्या है, उर्दू है। 1989 में से घोषित किया गया। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछे आने वाले हैं कि हमेशा पूछाते। अब दोस्तों प्रथम तो आपको पता होगा, प्रथम क्या है, हिंदी है। तो उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाएं दोस्तों, हिंदी, उर्दू। ठीक है, उर्दू को दोस्तों 1989 में शामिल किया गया है। और देखिए एक क्वेश्चन आपको और बता दें दोस्तों कि जो जम्मू कश्मीर है उसकी 5
दोस्तों राजभाषाएं घोषित की गई हैं। क्या? 5 राजभाषाएं घोषित की गई हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो गोविंद वल्लभ भाई पंत थे। क्या? गोविंद वल्लभ पंत थे दोस्तों। अगर वहीं बात कर लें कि उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन हुए दोस्तों, तो कौन हुए? चौधरी नारायण सिंह जी। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन हुई, या फिर उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे भारत देश की बात कर सकते हैं, तो पूरे भारत देश में कहीं भी सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी। सबसे पहले कहां बनी दोस्तों? सुचित्रा कृपलानी बनी है अपने उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन आ सकता है कि देश की मतलब देश के किसी भी राज्य की दोस्तों सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचित्रा कृपलानी दोस्तों। चलिए अगला, हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? दोस्तों हमने बताया सहारनपुर उत्तर में दोस्तों हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। सबसे थोड़ा सा लगता है दोस्तों ना, तो याद रखेंगे 3 राज्यों को स्पर्श करता है। इधर आपका हरियाणा होता है दोस्तों, और इधर आपका क्या होता है? हिमाचल प्रदेश, और इधर यूके उत्तराखंड। दोस्तों 3 जिलों को स्पर्श करने वाला भी एकमात्र जिला कौन सा है? सहारनपुर है। हिमाचल प्रदेश को छूने वाला एकमात्र जिला सहारनपुर है दोस्तों, और सबसे उत्तरी जिला भी सहारनपुर ही है दोस्तों, ठीक है। और सहारनपुर आपको पता होगा दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, शाकंभरी मेला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा दोस्तों, ललितपुर हमने बताया भी है, ठीक है। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सबसे कम जिलों के साथ सीमा साझा करता है, वो भी आपका ललितपुर है। कितने? मात्र एक जिला किसको? झांसी को छूता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है देश का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों, कौन सा है? सोनभद्र दोस्तों। किसको किसको छूता है? तो बिहार को छूता है, और दोस्तों किसको छूता है? तो आपको बता दें दोस्तों किसको छूता है? छत्तीसगढ़ को छूता है दोस्तों, ठीक है। छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, और दोस्तों मध्य प्रदेश को भी स्पर्श करता है। कौन? सोनभद्र दोस्तों। और सोनभद्र दोस्तों आपके सबसे दक्षिणतम जिला भी है, ठीक है। चलिए अगला है झारखंड और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है? तो वो सोनभद्र ही है दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ और झारखंड को स्पर्श करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम नगर निगम वाला जिला कौन सा दोस्तों? तो शाहजहांपुर है दोस्तों। 17 अब क्वेश्चन पूछाएंगे कितने नगर निगम है, तो टोटल 17 नगर निगम है, ठीक है। 17 नगर निगम है दोस्तों। मंडल कितने हैं? 18 है, ये भी याद रखेंगे। और 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़ दोस्तों, तो याद रखेंगे। नवीन देखिए पूछा जाएगा नगर निगम कितने हैं? 17 हैं। मंडल कितने हैं? 18 है। तो 17वां मंडल कब बनाएगा? तो अप्रैल 2018 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों, कब हुई, कहां हुई थी? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे कहां हुई दोस्तों? तो पंतनगर कहां पड़ता है? उत्तराखंड। देखिए अब ये पहले तो उत्तर प्रदेश था, अब उत्तराखंड में, मगर क्वेश्चन इससे बनते हैं इसलिए हमने बता दिया। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके वीडियो का है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के लगभग कितने प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर दोस्तों? तो कितने? 59.3% लोग उत्तर प्रदेश के खेती पर अभी भी निर्भर दोस्तों। उत्तर प्रदेश का नगदी फसल कौन सा है दोस्तों? गन्ना है। इंपॉर्टेंट है नगदी फसल गन्ना दोस्तों। ये मेरठ के साइड में बहुत अच्छे प्रकार का गन्ना पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है दोस्तों? तो कहां होती है? तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कितनी दोस्तों? 184.7 सेंटीमीटर दोस्तों। और गोरखपुर से याद रखेंगे दोस्तों यहां पर गेहूं खेती बहुत ही प्यारी होती है दोस्तों। और यहीं पर दोस्तों दो पक्षी महोत्सव मनाया गया है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2021 भी मनाया गया, ठीक है। चलिए अगला है, अब देखिए सर्वाधिक बारिश तो हमने देख लिया। अब सबसे कम बारिश कहां होती है दोस्तों? सबसे कम न्यूनतम वर्षा कहां होती है? तो मथुरा में होती है दोस्तों। कितनी? 54.4 सेंटीमीटर दोस्तों। और आपको बता दें मथुरा के बारे में, तो यहां पे बहुत चीजें, पहला हाथी अस्पताल खोला गया है। दूसरी चीज क्या दोस्तों? मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। तीसरी चीज दोस्तों सबसे ज्यादा मेला भी मथुरा में ही लगते हैं दोस्तों। अगला है राज्य में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले दोस्तों, जहां पे वायु से अपर्दन होता है दोस्तों, कौन से हैं? मथुरा व आगरा, क्योंकि यहां पे बारिश बहुत कम होती है दोस्तों। ये भी याद रखेंगे, मॉइस्चराइजर दोस्तों बहुत कम होती है, ठीक है। यहां पे सूखा रहता है जमीन, ठीक है। अगला है दोस्तों प्रदेश में अवनालिका अपर्दन यानी जल से सर्वाधिक अपर्दन प्रभावित जिले कौन से हैं? तो इटावा और आगरा है दोस्तों, ठीक। पहले नंबर पे क्या है? इटावा है, फिर आगरा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है दोस्तों? तो सबसे पुरानी नहर कौन सी? पूर्वी यमुना नहर दोस्तों, जिसे खुद शाहजहां ने 1631 ईस्वी में बनवाया था। तो याद रखेंगे सबसे पुरानी नहर कौन सी है उत्तर प्रदेश की? तो पूर्वी यमुना नहर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी दोस्तों? शारदा नहर आप जानते हैं। और सबसे ज्यादा नहरों का जाल कहां है उत्तर प्रदेश में? तो रायबरेली जिले में, ठीक है, जो कि हमारा जिला है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु दोस्तों, एकमात्र क्या परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है? तो नरौरा दोस्तों कहां पड़ता है? आपके बुलंदशहर में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा देश का पहला जलग्राम किसे घोषित किया गया दोस्तों? तो देश का पहला जलग्राम किसे घोषित किया? जखनी ग्राम दोस्तों, बांदा में पड़ता है। आपको पता है बांदा में पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, फिर भी वहां के लोगों ने दोस्तों तालाब खोद के दोस्तों मतलब कि बारिश के पानी का बहुत अच्छे संरक्षण किया और उसका बहुत
बहुत अच्छे से दोस्तों उपयोग किया, जिसके कारण दोस्तों उसे प्रधानमंत्री ने दोस्तों क्या किया है, उसे जलग्राम घोषित कर दिया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम रात्रि वन्यजीव पार्क दोस्तों, नाइट सफारी पार्क कहां है दोस्तों, तो ग्रेटर नोएडा में खोला गया। अगला है उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा दोस्तों, आपको पता होगा दुधवा में है दोस्तों। कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क है दोस्तों, लखीमपुर खीरी में पड़ता है। ठीक है, और 1977 में इसे घोषित किया गया। क्वेश्चन ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं दोस्तों, 3। कौन सा, एक दुधवा दोस्तों जो नेशनल पार्क है, दूसरा अमनगढ़ और तीसरा पीलीभीत दोस्तों। तो ये 3 है दोस्तों कौन से टाइगर रिजर्व दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा दोस्तों, तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। अगला बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है दोस्तों, तो महावीर स्वामी। क्या, देखिए महावीर स्वामी सबसे छोटे हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे महावीर स्वामी वन्यजीव विहार दोस्तों ललितपुर पड़ता है, सबसे छोटा क्या है, वन्यजीव विहार है। अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा, देखिए वन्यजीव बात हो गई दोस्तों, पक्षी की बात करेंगे तो लाख दोस्तों, याद रखेंगे लाख क्या होता है, लाख रुपए मिल जाए, बहुत ज्यादा होते ना, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, लाख बहोसी है ना। पक्षी विहार दोस्तों कहां पड़ता है, तो कन्नौज में पड़ता है दोस्तों, सबसे बड़ा पक्षी विहार। वहीं बात कर ले सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है दोस्तों, पटना में पड़ता है। अब पटना वो बिहार की राजधानी में समझ दोस्तों, इसका नाम है पटना पक्षी विहार। कहां पड़ता है, तो एटा में पड़ता है, सबसे छोटा पक्षी विहार है। अगला है उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कौन सा दोस्तों, तो चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, जिसको नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से भी जानते, सबसे छोटा पक्षी विहार है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुरहा ताल पक्षी विहार, जिसे अब क्या बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहा जाता है, ये कहां है दोस्तों, तो बलिया में दोस्तों। अब बलिया आपका क्या है, सबसे पूर्वी जिला है दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन आएगा कि जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार किसका नाम है दोस्तों, तो सुरहा ताल पक्षी विहार कहां है, बलिया में। ठीक है, अगला दोस्तों 32, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार का नाम जानते हैं, कहां पर है दोस्तों, तो कुंडा पड़ता है। कुंडा किस जिले में है, तो प्रतापगढ़ में दोस्तों। तो प्रतापगढ़ में कौन सा दोस्तों है, तो बेती पक्षी अभयारण्य दोस्तों। और आपको बता दें कहां है दोस्तों, इसका नाम क्या कर दिया गया, तो भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कर दिया गया। चलिए अगला है कि हाल ही में सराही झील को सराही पक्षी विहार घोषित किया गया दोस्तों, और 21 जनपद में दोस्तों, तो आपको पता होगा बाराबंकी में। और बाराबंकी हमने बताया था अफीम की खेती भी होती है। अब बात करें दोस्तों भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी जिसमें 26 कोच है दोस्तों, कहां है, कौन सी है, तो प्रयागराज एक्सप्रेस दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए सबसे लंबी दूरी नहीं बता रहे हैं, विवेक एक्सप्रेस आप बताओ सर जी सबसे लंबी, तो विवेक एक्सप्रेस नहीं, विवेक एक्सप्रेस क्या करती है, दूरी तय करती है दोस्तों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो वो दूरी तय करती है, मगर सबसे लंबी रेलगाड़ी जैसे जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा डिब्बे हैं दोस्तों, उसकी बात करते हैं तो कौन सी जाएगी, प्रयागराज एक्सप्रेस, जिसमें 26 कोच हैं। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कहां की गई दोस्तों, तो कहां पे की गई है, बक्सी तालाब। कहां पड़ता है दोस्तों, लखनऊ में। बक्सी तालाब दोस्तों लखनऊ पड़ता है, जहां पर जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई है। अगली बात करें दोस्तों कि पशु चिकित्सा अनुसंधान कहां है दोस्तों, तो ये बरेली में पड़ता है दोस्तों। कहां, बरेली सुरमा नगरी में दोस्तों। ठीक है, चलिए ठीक, सुरमा नगरी झुमका नगरी। और दोस्तों केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां है दोस्तों, तो मथुरा में है, मखदूमपुर में पड़ता है दोस्तों। और मथुरा के बारे में हमने बहुत कुछ बताया, ऑटोमेटिक मिल्क प्लांट बता दिया, बहुत से जो दोस्तों रिफाइनरी कारखाना भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय गन्ना रिसर्च संस्थान कहां दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ जाता है। तो गन्ना रिसर्च संस्थान कहां है दोस्तों, तो लखनऊ में है। ठीक है, और दलहन अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहां है, तो कानपुर में दोस्तों। एक होता साग भाजी दोस्तों अनुसंधान संस्थान कहां, वाराणसी में, वो भी याद रखेंगे। ठीक है, तो कानपुर में दोस्तों। ठीक है, 41 नंबर हो गया। 42 नंबर देखते हैं कि लखनऊ चित्रकला शैली के जनक माने जाते कौन है, तो असित कुमार हलदार को दोस्तों क्या मानते हैं, लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कहा जाता है। किसको दोस्तों, असित कुमार हलदार को। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की दोस्तों, ग्राफिक विद्या किसने डाला, तो ललित मोहन सेन ने दोस्तों ग्राफिक विद्या की शुरुआत की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है कि अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया दोस्तों, तो किसने किया था, तो खुशी महाराज ने। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथक। आप जानेंगे कथक दोस्तों। ठीक है, कथकली नहीं, कथक दोस्तों, कथक। ठीक, कथक याद रखेंगे। ठीक है, तो ये एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश का। आपको पता है कि पूरे भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो कथक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया दोस्तों। देखिए ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस का क्वेश्चन 2018 का
दोबारा देखते हैं, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया दोस्तों, किसकी धुन पर, कव्वाली के धुन पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था दोस्तों, मंडी परिषद 2019 का क्वेश्चन था, किसका हुआ था दोस्तों, पंडित किशन महाराज का। कहां हुआ है, तो बनारस के कबीर चौरा में दोस्तों। चलिए अगला है, मिर्जापुर जिले में वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा, कजली दोस्तों, कहा था कजली, कजली। ठीक है, कहां पर, वर्षा ऋतु में गाया था, कहां पर दोस्तों, मिर्जापुर क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है, जो बच्चों के जन्मोत्सव दोस्तों, जब बच्चे पैदा होते दोस्तों तो कौन सा दोस्तों लोकगीत गाया था दोस्तों, आपको बताओ, सोहर गाया था। क्या, बच्चे के जन्म दिवस पर दोस्तों, जब जैसे ही जन्म पैदा होता दोस्तों बच्चा, तो सोहर गाया जाता है। ये क्या है, लोकगीत है दोस्तों। चलिए अगला है, बुंदेलखंड के फसल की कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया कि बुंदेलखंड में जब दोस्तों फसल की कटाई होती है तो कौन सा नृत्य होता है दोस्तों, तो इसको सहरा, शायरा या फिर सहरा नृत्य भी कहते हैं दोस्तों। कोई भी नाम लिखा हो दोस्तों आप टिक कर देना, ये क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस में कई बार पूछा गया, सहरा या शायरा नृत्य। ठीक है, चलिए फसल की कटाई पे कौन सा, सहरा या फिर शायरा नृत्य। अगला है, चरकुला नृत्य प्रसिद्ध दोस्तों कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का है चरकुला, और इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला है, लठमार होली मनाई जाती है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मगर सबको आम बात है दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन आपको पता भी होते हैं, मगर फिर भी हमने इसमें डाल दिया दोस्तों। कहां पर, बरसाना में। 51 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए 52वां का है, पुत्र महोत्सव पर बुंदेलखंड में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है दोस्तों। ठीक है, देखिए पुत्र जन्मोत्सव क्या करते हैं दोस्तों, जन्मोत्सव क्या करते हैं दोस्तों, सोहर गाते हैं, मगर नृत्य कौन सा हो दोस्तों, ख्याल। तो ख्याल से याद रखें दोस्तों, पुत्र का ख्याल सब किसी न किसी सबको रहता ही है दोस्तों, हमें है ना, कि पुत्री पे दोस्तों लोग क्या करते हैं, बहुत उदास होते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, पता नहीं कैसी सोच है, फिर भी क्या होता है, तो याद करने के लिए पुत्र का ख्याल रहता है ना, कि पुत्र होगा, हमारा पुत्र होगा। ठीक, तो उन पे कौन सा नृत्य होता है, तो ख्याल नृत्य। याद रखें कहां पर, बुंदेलखंड में। ठीक है, और दोस्तों चरकुला नृत्य के बारे में हमने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए चरकुला नृत्य होता कैसे है, तो ब्रज क्षेत्र में होली पर दोस्तों, कब, होली पर 108 दीपों का पिंजरा रखकर दोस्तों, सर पे रख करके महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो चरकुला। कितने दीपक होते दोस्तों, 108 दीपों का एक पिंजरा सा बनाया था दोस्तों, उसे सर पे रख करके नृत्य करती हैं दोस्तों ब्रज क्षेत्र में महिलाओं द्वारा होली के समय दोस्तों। ठीक है, तो उसको हम चरकुला नृत्य कहते हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये दोस्तों, आयोग का रटा रटाया क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अगला है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के मूर्त धरोहर कौन सा है दोस्तों, तो यूनेस्को ने किसको शामिल किया, उत्तर प्रदेश से दोस्तों, ताजमहल को 1983 में, आगरा का किला 1983 में दोस्तों, और फतेहपुर सीकरी को 1986 में। तो 3 चीजें शामिल की गई हैं दोस्तों। ठीक है, 1983 में ताजमहल, आगरा को 1983, देखिए शुरुआत में ही, पहले शुरुआत जब हुई थी 1983 में, तभी शामिल कर लिया गया था, फतेहपुर सीकरी को 86 में। ठीक है, चलिए अगला है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में राज्य की अमूर्त धरोहर दोस्तों क्या है, तो काशी को दोस्तों सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में, और 2016 में, और दोस्तों कुंभ मेला को 2017 में। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि कुंभ मेला कब शामिल किया गया, 2017 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब एक क्वेश्चन आपसे फिर मैं पूछूंगा कि कुंभ मेला का आयोजन किस शासक द्वारा शुरू किया गया था, कुंभ मेले का आयोजन किस शासक द्वारा शुरू किया गया था सबसे पहले दोस्तों। अगला है, जौनपुर यानी पूर्व का सिराज इसको बोलते दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्व का सिराज किसको बोलते हैं, जौनपुर को। तो इसकी स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी दोस्तों, तो जौनपुर की स्थापना किसने की है, तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों। ठीक है, जूना खां के याद में। ठीक है, 1358 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जौनपुर की स्थापना किसकी स्मृति में फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया किसकी स्मृति में, तो मोहम्मद बिन तुगलक जिसका नाम था, जौना खां नाम था दोस्तों, और किसने किया है स्थापना, तो फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, पावानगर स्थान किस जिले में पड़ता है, जहां 468 ईस्वी में महावीर स्वामी ने अपने शरीर का त्याग किया था दोस्तों, तो कुशीनगर में दोस्तों। इसी के लिए पर्यटन स्थल बनाने के लिए दोस्तों यहां पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी विकसित किया गया दोस्तों, और सबसे बड़ी मूर्ति दोस्तों बुद्ध जी की यहां पर लेटे हुए सैया में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का, किस जिले कान्यकुब्ज जी, देखिए किस जिले को कान्यकुब्ज या नगर महोदय श्री के नाम से जानते हैं दोस्तों, किसको, कन्नौज दोस्तों। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कान्यकुब्ज किसको कहते हैं, तो कन्नौज को, और नगर महोदय श्री भी कन्नौज को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 1605 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई, तो सिकंदर लोदी द्वारा। क्वेश्चन पूछा गया कि सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कब की, तो 1504 ईस्वी में की। कहां दोस्तों, तो किसने की, सिकंदर लोदी ने दोस्तों। कहां है आगरा, तो दोस्तों किस नदी किनारे है, तो यमुना नदी किनारे है,
और यहीं पर दोस्तों ताजमहल बनाया गया है दोस्तों, जो कि अजूबों में भी शामिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण उत्तर प्रदेश के किस जिले में? दोस्तों महापरिनिर्वाण किससे संबंधित? उनके मृत्यु से दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो कहां है दोस्तों? कुशीनगर, पहले इसको कुशीनारा के नाम से भी जानते थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फर्रुखाबाद में मुगल घाट का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? तो ये भी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया है, तो किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा दोस्तों फर्रुखाबाद में मुगल घाट का निर्माण कराया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्म के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए कौन सा है? तो कौशाम्बी है दोस्तों। क्या? कौशाम्बी। अगला ये भी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया कि वाराणसी में स्थित विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? किसके द्वारा? तो रानी अहिल्याबाई द्वारा दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए अगला है कि अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल व भेड़ कुंड कहां स्थित दोस्तों? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो कहां है? फर्रुखाबाद में, जहां दोस्तों अर्जुन और द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था दोस्तों। भेड़ कुंड भी यहीं पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो 1916 में दोस्तों। कब? 1916 में दोस्तों। बनारस हिंदू, जिसको हम BHU बोलते हैं दोस्तों, क्या? BHU विश्वविद्यालय बोलते हैं, उसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जी द्वारा की गई। अगला है उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से जानते हैं दोस्तों। उर्दू शायर जो हैं फिराक गोरखपुरी, देखिए शायरी नहीं, शायर लिख लेना। उर्दू शायर जो हैं फिराक गोरखपुरी किस नाम से दोस्तों जाने जाते हैं? तो रघुपति सहाय के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? किस नाम जानते हैं? तो मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से जानते हैं। किसको? धनपत राय को दोस्तों। ठीक है, धनपत राय किनका रियल नेम है? तो मुंशी प्रेमचंद जी का। अगला है कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहां हुआ दोस्तों? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों पुलिस के, तो कहां है? तो झांसी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम मंडल कौन सा दोस्तों? तो 18 मंडल है, हमने बोला। नगर निगम कितने? 17 दोस्तों। शाहजहांपुर सबसे नवीनतम था। और मंडल की बात करते दोस्तों तो कितने हैं? 18 हैं, जिसमें अलीगढ़ मंडल सबसे नवीनतम दोस्तों। 8 अप्रैल को इसका गठन किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये समझ में होंगे दोस्तों। अब देखिए, अगर इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम नजदीक हैं, इसलिए हम पीडीएफ दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। इस तरह सर्च करिएगा ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, और दोस्तों आपको मिल जाएगा। वहीं जाकर के आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं हमसे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये 3 क्लासें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। आप हिंदी हमसे पढ़ के देखिए, एक बार एक पहली क्लास लेके देखिएगा, यकीन मानिएगा आप अगर फैन हो जाए तो हमें कहना। ठीक है, तो ये दोस्तों पहली क्लास है, इसको हमने डाल दी। दूसरी क्लास भी डलने वाली है, 1 आध दिन में डल जाएगी दोस्तों। हो सकता है डल ही जाए दोस्तों जब आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद तीसरी क्लास भी आएगी। तो 3 क्लास में हम संपूर्ण हिंदी समाप्त करने के लिए बोले हैं दोस्तों। और ये जो क्लास है दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त है दोस्तों। किसी भी एग्जाम के, चाहे यूपीएसआई हो, लेखपाल हो। अब दोस्तों आपको पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में आपको परीक्षा निकालनी है तो हिंदी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो एक बार हमसे पढ़ के देखिए, पहली क्लास लेके देखिए दोस्तों, मजा ना आ जाए तो कहना। ठीक है, चलिए और दोस्तों एक क्लास और है हिंदी साहित्य दोस्तों, 12 घंटे लगातार क्लास है। हम पहले ऊपर बता सकते, इन सबका लिंक भी हम नीचे दे देंगे दोस्तों। ठीक है, ये 12 घंटे की लगातार क्लास है। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ज्ञान आरबीएल। ठीक है, तो दोस्तों ये हिंदी भाषा होगा, इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास होगा, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, इसमें सभी प्रकार की भाषा और जो 17-18 बोलियां हैं उनके बारे में होगा। इसके अलावा दोस्तों हिंदी में प्रथम क्या है दोस्तों? प्रथम रचना, प्रथम कहानी, इस प्रकार के 120 प्लस चीजें होंगी। उसके अलावा दोस्तों प्रमुख पुरस्कार, चाहे वो साहित्य अकादमी हो, ज्ञानपीठ हो, भारत भारती हो, मंगला प्रसाद पारितोषिक हो दोस्तों, किसी प्रकार के पुरस्कार, सब कुछ इसमें शामिल हमने कर दिया। एक ही मात्र वीडियो दोस्तों, इसे जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप देखिए, एक चीज बता दें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों शेयर कर देना दोस्तों तक। ठीक है, और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम, दोबारा नहीं बताएंगे दोस्तों, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, और भी बहुत सारी पीडीएफ उसे पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, आप जाकर के उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। और इन सभी वीडियो का हम लिंक नीचे दे देंगे, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।